साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे और मैं अजय रावत आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कशन करेंगे अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स के पार्ट थर्ड पे। तो आइए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाइजुनका। तो हाइजुनका क्या है? हाइजुनका एक जापानीज वर्ड है और हाइजुनका का जो मीनिंग होता है वो बेसिकली होता है इसका लेवलिंग। सो लेवलिंग का मतलब यहाँ पे ये है साथियों कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमें प्रोडक्शन करना होता है और प्रोडक्शन के हिसाब से हमें ये देखना होता है कि हमारी किस मशीन का कितना यूटिलाइजेशन है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है साथियों, अगर हम मास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मास मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या होता है कि हमारे जो सेटअप टाइम्स हैं या जो हमारे चेंज ओवर टाइम्स हैं वो बहुत कम होते हैं और हमारी जो मशीन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन अगर हम दूसरा केस समझे कि जहाँ पे हम बैच प्रोडक्शन कर रहे हैं, बैच प्रोडक्शन का मतलब है कि हम छोटी छोटी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है साथियों कि बहुत ज़्यादा चेंज ओवर की रिक्वायरमेंट आती है और हमारा जो यूटिलाइजेशन है मशीन का वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि बार बार सेटअप हमें करने होते हैं, दोबारा हमें मशीन को देखना होता है, सेट करना होता है और इसकी वजह से मशीन की जो टोटल अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है और उसका क्वालिटी रेट और परफॉर्मेंस भी डाउन होता है, या हम दूसरे तरह से समझे तो मशीन की ओवरऑल ओईई भी कम हो जाती है। तो हाइजून का टेक्निक बेसिकली साथियों क्या बात करती है? हाइजून का टेक्निक ये कहती है कि आपको अपना जो टोटल प्लानिंग है उसे इस तरह से प्लान करना है कि आपकी जो मशीन है वो मैक्सिमम वे में यूटिलाइज हो। इसका मतलब ये है कि उसमें जो सडन जो ये स्पाइक्स हैं, जो डिमांड है उस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आपने कभी बहुत कम उसे लोडिंग दी, फिर उस मशीन पे लोडिंग इतनी ज्यादा कर दी कि काफी टाइम लगा, फिर अचानक आपने लोडिंग कम कर दी। तो इस वजह से आप इस तरह से अगर प्लानिंग करते हैं तो आपकी जो मशीन है प्रॉपर आउटपुट नहीं देती है। जबकि हम दूसरे वे में समझते हैं, जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है कि जब हम एक एक अपनी जो शेड्यूलिंग होती है वो इस वे में करते हैं कि उसमें काफी कम चेंज ओवर है या काफी कम उसमें स्पाइक्स हैं, तो वहां पे हमारी प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ जाता है या मशीन की ओई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कैसे खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ जीत जाता है। तो ये जीतने की बात केवल ये है कि वो स्टडी एंड विन होती है, वो एक कांस्टेंट वे में अपनी जो जर्नी है पूरी करता है। जबकि जो खरगोश का एग्जांपल दिया गया है कि वो काफी ज्यादा एनर्जी अपनी लगाता है और अपनी एनर्जी लगा के थक के सो जाता है, जिसकी वजह से वो रेस हार जाता है। तो हाइजीन को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने प्रोडक्शन की लेवलिंग, हमें अपनी प्लानिंग इस तरह से करनी है कि मशीन पे हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मशीन पे चेंज ओवर जो है वो कम से कम चेंज ओवर हो। साथियों रियल वर्ल्ड बेनिफिट की बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, तो ये बेसिकली बात करता है बैलेंसिंग की, लोड बैलेंसिंग की बात करता है, वर्क बैलेंसिंग की बात करता है मशीन के ऊपर। तो ये टूल जो है हाइजूम का जो टूल है ये प्लानिंग का टूल है और ये प्लानर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पीपीसी बेसिकली जो प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं वो इस टूल को यूज करते हैं और हाइजूम का की हेल्प से वो इंश्योर करते हैं कि मशीन पे हमारी ऑप्टिमम लोडिंग आए। लोडिंग ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि हम मशीन को किसी और जगह यूज ही ना कर पाए, या इतने ज्यादा चेंज ओवर भी नहीं होने चाहिए कि उस मशीन की ओई बिल्कुल डाउन हो जाए। तो साथियों हम दोबारा अब हम जिस नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे उसका नाम है आईटीआर, जिसे हम इन्वेंट्री टर्न रेशियो या इन्वेंट्री टर्न अराउंड भी कह देते हैं। तो आईटीआर बेसिकली है क्या साथियों? आईटीआर जो है ये अगेन प्लानिंग का टूल है और आईटीआर जो बात करता है इन्वेंट्री पे बात करता है। तो आईटीआर बात ये करता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसका टर्नओवर रेशियो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है साथियों? इन्वेंट्री को, जो आप गुड्स को सोल्ड करते हो, गुड्स को सेल करते हो, उसके साथ कोरिलेट किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री जो है हमारी सेल्स के रिस्पेक्ट में कितनी हमारे पास है या वो कितनी हमने इकट्ठा की गई है। तो साथियों ये फॉर्मूला सेल्फ हमें बताता है कि अ, जितनी ज्यादा हमारा इन्वेंट्री टर्न रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही हम हमें ये इंडिकेटर ये दिखाएगा कि हमारी जो सेल है वो हमारी इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है, या हम इसे उल्टी तरह से समझें या एक दूसरे रूप में समझें तो हम समझे कि हमारी इन्वेंट्री उतनी कम है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कम इन्वेंट्री में हम ज्यादा सेल कर पा रहे हैं, यानी कि हम इन्वेंट्री कम इकट्ठी कर रहे हैं लेकिन सेल हमारी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि हमें हमेशा ही अपनी सेल को ज्यादा रखना है, या फिर हमेशा हमें इस तरह से मेंटेन करना है कि इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में कम से कम हो, या फिर हमारे इन्वेंट्री का जो मूवमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा हो।
तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द आइडियल इन्वेंटरी। तो देखिए आइडियल इन्वेंटरी कुछ नहीं है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इसका अलग पैरामीटर है, बट एक हायर रेशियो, यानी कि हम ये बात करेंगे कि जितना ज्यादा हायर रेशियो होगा उतनी ज्यादा आईटीआर आपकी अच्छी मानी जाएगी। आईटीआर अगर आपका नॉर्मली 7 या 8 के आसपास है तो काफी अच्छा आईटीआर माना जाता है। तो साथियों इस तरह से एक अच्छा टूल है जो कि ये बात करता है किस तरह से आपको एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री पे काम करना होता है, और एक इंडिकेटर है साथियों प्लानिंग में। और इनफैक्ट जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो इसको मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि उनका इन्वेंट्री टर्न रेशियो कम ना हो, एक अच्छा इन्वेंट्री टर्न रेशियो उनका बना रहे। साथियों जिस अगले कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे उसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो साथियों कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बेसिकली क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बात करता है क्वालिटी की कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी में हमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जितनी कॉस्ट लगानी पड़ती है या जितना रिसोर्स है, जितना पैसा लगाना पड़ता है, वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहलाती है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बेसिकली दो फैक्टर हैं, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। सो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है साथियों? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का मतलब है कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में क्या आता है कि हमारे इंटरनल रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये हमारे इन्वेंटरी फेलियर कॉस्ट, इंटरनल रिएक्शंस हैं, इंटरनल रिवर्क है, या इंटरनल अगर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है तो वो सारे इंटरनल फेलियर कॉस्ट हैं। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का मतलब है कि अगर हमारे कस्टमर के एंड से या हमारे क्लेम्स आ रहे हैं तो वो सारे हमारे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। तो इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मिलता है। इसके अगेंस्ट में अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी की बात करते हैं तो अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट की बात करता है। साथ ही अप्रेजल कॉस्ट में मेनली हम बात करते हैं जो हमारे ऑपरेटर्स हैं या जो वर्कफोर्स है, जो उनकी कॉस्ट आती है वो सारी अप्रेजल कॉस्ट में आती है। और प्रिवेंशन कॉस्ट में बात करते हैं कि जो हम जिस तरह के प्रिवेंशन वहां पे यूज कर रहे हैं, प्रिवेंशन का मतलब है कि लेट से हम कुछ पोका योका लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी भी कुछ कॉस्ट होगी। या हम कुछ ऐसी मशीनरी लेते हैं या हम ऐसे टेस्ट करते हैं, और हमारी जो हमारी लैब है, जो हमारे स्टैंडर्ड रूम है, तो वो सारी जो कॉस्ट आती है वो सारी प्रिवेंशन कॉस्ट में आती है। तो अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बनता है। सेम वे में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिलती है। साथ ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है। और ये हमें एक अच्छा स्कोप देती है, जहां पे भी हमें ड्यूरिंग कैलकुलेशन जहां पे हमें लगता है कि हमारे इंटरनल फेलियर कॉस्ट या एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो ये हमें कम करनी चाहिए। साथियों आइडियल कंडीशन है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी ये ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी उतनी ही कम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में काम करो, यहाँ पे अगर आपका पैसा लगता है तो वो एक गुड क्वालिटी है, मैनेजमेंट उसे एक्सेप्ट करती है और मैनेजमेंट अप्रिशिएट करती है इस चीज को। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की बात करते हैं, अगर हमारे कस्टमर फेलियर्स आते हैं, हमारे इंटरनल रिएक्शंस काफी हाई हैं, तो ये एक पैनिक सिचुएशन है जहाँ पे हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। साथियों अगला जो कॉन्सेप्ट है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है 4I प्रिंसिपल। तो देखिए 4I प्रिंसिपल है क्या? 4I प्रिंसिपल बात करता है कि किसी भी डिसीजन के लिए हमें एटलीस्ट 2 आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर हम बात करते हैं कि हमें कोई भी डिसीजन को हम अगर एक सिंगल आदमी उस डिसीजन को लेता है तो मे बी देर इज चांसेस ऑफ एनी नॉन कन्फर्मिटी, या वो चांसेस बनते हैं कि हमारा डिसीजन गलत हो। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात होती है और ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। तो 4I कॉन्सेप्ट में यह है कि डिसीजन मेकिंग क्या है, वो 2 आदमी पे होती है, यानी कि कोई भी डिसीजन हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो वो 2 आदमियों के द्वारा लिया जाता है, जिससे एक हमें एक अच्छे डिसीजन की उम्मीद होती है। हम इसे बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज होता है, तो साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्सेप्ट का यूज होता है कि जो भी हमारे डिसीजंस हैं, जो भी हमारे ऐसे डिसीजंस हैं जो हमारे कस्टमर को इम्पैक्ट डालते हैं, या हमारा ऐसे डिसीजंस कि हमें कौन से नए बिजनेस करने हैं, या हमें इंटरनल हम अपने रिएक्शंस की बात करते हैं या अपनी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ पे ये 4I कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इसमें बेसिकली क्लियर है, डिसीजन मेकिंग होगी वो एक आदमी डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, इसमें 2 आदमी मिलकर डिसीजन मेकिंग करेंगे, और एक अथॉरिटी और कमांड ऑफ अथॉरिटी की बात होगी, ताकि जो हमारे जो डिसीजंस हैं वो सही हो और उसमें किसी भी तरह की गलतियां ना हो। साथियों इस तरह से आज हमने डिफरेंट तरह के मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स को समझा और उनको सीखा। आगे भी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट पे बात करते रहेंगे और इसका फोर्थ पार्ट भी जल्दी ही आएगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद।